हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास से फिजिक्स से सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उसके बारे में जो हम बात कर रहे थे। तो लास्ट वीडियोज़ में जो हमने देखा था कि हम संधारित्रों का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक सिंपल सी उनकी पहचान भी बताई है। यदि प्लेट की जो प्लेट टू प्लेट ज्वाइनिंग होती है वो होती है सीरीज, और यदि संधारित्र की फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट पर और लास्ट प्लेट को एक पॉइंट पर जहां जोड़ा जाए, या जब इस तरह की कंडीशंस हों तो वे संधारित्र आपस में पैरेलल प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले की हमने बात की थी, वो बात की थी जो एनर्जी डेंसिटी थी और जो एनर्जी थी कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, तो अब कैपेसिटर के लिए, तो अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैं बात करने वाला हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, देखिए कि अगर हम किसी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो एक वोल्ट विभवांतर के कारण, ठीक है, एक वोल्ट विभवांतर के कारण एक इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उसी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, एक वोल्ट विभवांतर के कारण एक इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो क्या कहलाती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी से मतलब है, जो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी से मतलब है। इससे पहले कि मैं आगे बात करूँ इसी के बारे में, मैं आपको बता दूं कि हमने 11th में एक थ्योरम पढ़ी थी कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, कार्य ऊर्जा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या था, कार्य जो होता था वो किसके बराबर होता था, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता था। आपको ध्यान, तो W बराबर KF फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि एक कण है जिस पर Q आवेश है, V वोल्ट के कारण त्वरित हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कार्य निकालूं तो इसके लिए क्या आएगा, W बराबर V इंटू Q, ये तो होता है, ये आप नॉर्मल जानते हैं। V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है, आप इसके जरिए इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा, V इंटू, ये आप यहाँ रख लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि कण क्या था भाई, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो जब रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, KI का मान कितना हो गया भाई, 0। तो आप अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ क्या हो गया, KI का मान 0 हो गया। जो कण की टोटल एनर्जी निकल के आई, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी आई, V इंटू क्यू या Q इंटू V। ये आपकी फाइनल एनर्जी है। ठीक है, और जो गतिज ऊर्जा होती है, यहाँ आप मैं बात करूँ तो K बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होती है। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भाई, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कभी कभी हमें चेंज भी करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19। ये कोई नई डिजिट नहीं है, नया नंबर नहीं है, आप इसको जानते हैं किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। ठीक है, क्लियर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कि देखिए जो संधारित्र आपका होता था, समांतर प्लेट संधारित्र, तो मैं उसके लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या बात कर लेते हैं, देखिए मैं अभी आपके लिए बताने वाला हूँ। तो उसके दो चीज़ें हैं, क्या कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, और उसमें आंशिक रूप से ठीक है परावैद्युतांक की पट्टियां बनी है की। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, और इसमें क्या है कि x मोटाई की, चाहे कहीं भी रख लीजिए, आप बीच में रख लीजिए, साइडों में रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल बोल रहा हूं कि x मोटाई की पट्टी है। ठीक है,
यानी यहाँ तक ये जो भाग है ये वाला, ये परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाली पट्टी है। और यहाँ आप बात कर लें वायु की, ठीक है। तो अगर आप प्लेटों के बीच में जानते हैं d दूरी हम लेकर चलते हैं, तो ये वाली जो दूरी बची ये बचती है d माइनस एक्स, ठीक है, d माइनस एक्स। और प्लेटों का क्षेत्रफल a होता है, आप ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। और ये जो प्लेट है, अगर आप इसको मैं कहता हूँ ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो ये केवल मैं चार्ज दिखा रहा हूँ, चाहे आप प्लेट के एक कोने पे दिखा दीजिए ऊपर इस तरीके से, कोई इससे इफेक्ट नहीं, केवल में पता लग जाना चाहिए कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी प्लेट निगेटिव, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए मेरे पास दो भाग हुए, कौन कौन से भाग हो गए, एक मेरे पास ये भाग हो गया, आप इसको कह सकते हैं सॉरी यहाँ आप कुछ और मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए P, इसको इस भाग मान लीजिए आप Q, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ Q भाग की, क्या जो धारिता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि Q P भाग की धारिता की बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ वायु है, तो वायु उपस्थित है, तो मैं इसको अगर C1 मान के चलता हूँ तो कितनी हो जाती है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस एक्स। क्यों ये D माइनस एक्स क्यों, देखिए ये मोटाई D माइनस एक्स है। अब आप कहेंगे आपने तो कोने पे ली है, तो अगर मैं बात करता हूँ, चलिए बीच में एक पट्टी में मान लेता हूँ समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके से ये, तो अगर इसकी चौड़ाई ये x है, ठीक है, तो अब भी तो ये पूरी प्लेटों की दूरी d है, तो ये जो ये वाला प्लस ये वाला भाग दोनों वायु के बचे। तो अब दोनों की अगर मैं इन दोनों की दूरी निकालूं कि ये दूरी कितनी बची, इधर वाली कंबाइंड होके, तो d में से x हटा दो तो दोनों भाग की चौड़ाई बच जाएगी, तो तब भी तो d माइनस एक्स बचेगी। तो बात आप पट्टी कहीं भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो आगे किसके लिए, केवल P वाला भाग जिसमें वायु भरी है उसके लिए संधारित्र की धारिता, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ Q वाले की, Q भाग की धारिता, तो उसमें क्या रहेगा, देखिए K एप्सिलॉन 0 A अपॉन एक्स, ये आप जानते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते कैसे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। ये देखिए आप जानते इसलिए, इसको इसलिए हैं क्योंकि यहाँ मैंने जब आपको एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कराया था एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, तो मैंने बोला था आप जैसे ही इसमें परावैद्युतांक भरते हैं, तो जिस परावैद्युतांक का आप इसमें पदार्थ भर रहे हैं उतनी ही गुनी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए K क्या होता है, वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए मैं एक चीज कहूँ कि ये जो पट्टी है, ये वाली जो पट्टी ये, ठीक है, ये पट्टी पहली पट्टी होगी, ये दूसरी, और यही ये देखिए एक संधारित्र हुआ एक संधारित्र हुआ, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। तो ये वाली जो पट्टी है, इस वाली प्लेट, ये अगर पहली प्लेट है तो ये उसकी दूसरी, ये कैसी होगी दूसरी प्लेट, ये लास्ट प्लेट है इस वाले संधारित्र की, तो ये कैसी होगी इसकी पहली प्लेट। तो इसका मतलब पहले संधारित्र के लिए यानी जो Q वाला संधारित्र है उसके लिए दूसरी प्लेट का काम कर रही है, और जो P वाला संधारित्र है उसके लिए पहली प्लेट का काम कर रही है। तो दोनों प्लेटें यहाँ ज्वाइंट है, आप ये समझ के चल सकते हैं, यानी एक प्लेट इस तरह से थी तो दूसरी प्लेट इस तरह से ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट कैसे, यानी प्लेट टू प्लेट ज्वाइनिंग है, तो कैसे क्रम में हुआ, सीरीज में हुआ, ठीक है। तो सीरीज में आप धारिता कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सीरीज में आप धारिता कैसे निकालते हैं, 1/c इक्वल टू कैसे निकालते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2। तो आप क्या रख लीजिए, ये C क्या है, ये कंबाइंड धारिता है जो चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ये वो धारिता, चलिए दोबारा से ना सारी चीजें थोड़ा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि आगे आपको एक चीजें बतानी भी है, तो उसी हिसाब से। तो अगर मैं बात करता हूँ Q भाग के लिए C1 अगर मैं मान लेता हूँ तो याद आएगा K एप्सिलॉन 0 A अपॉन एक्स, ठीक है। और P वाले भाग के लिए मैं बात करता हूँ तो याद आएगा C2 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस एक्स, ठीक है। ये सीरीज क्रम में है, तो सीरीज क्रम में आप इनको जोड़ लीजिए, 1/c यानी तुल्य धारिता निकाल लीजिए, तो 1/c1 प्लस 1/c2 करके आप क्या निकालते हैं, तुल्य धारिता निकालते हैं। और जब वैल्यू रखेंगे तो याद आएगा 1/k एप्सिलॉन 0 A अपॉन x प्लस 1/एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए जो नीचे वाला टर्म है फोर्थ टर्म है उसको फर्स्ट बना लीजिए, तो याद आएगा आपका 1/c इक्वल टू x अपॉन k एप्सिलॉन 0 A प्लस
डी माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन 0। कोई चीज़ कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है वो निकाल दीजिए। क्या है, ये है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 ए कॉमन है, और ये बच गया एक्स अपॉन के प्लस डी माइनस एक्स अपॉन 1। ठीक है, तो 1 आप लिखिए, ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसको ब्रैकेट में करके लिख दीजिए। अब देखिए, आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है सी की, ना कि 1 अपॉन सी की। तो ये तो 1 अपॉन सी की वैल्यू है, तो आप क्या करें, सी की वैल्यू निकालिए। तो सी की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी 1 अपॉन सी का उल्टा करा तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सी। तो ये कहाँ हो जाएगा, सी आ जाएगा। ऐसे ही जो दूसरी वाली साइड है, आप इसको भी उल्टा कर दीजिए। जो अंश है उसको हर में बदल दीजिए, जो हर है उसको अंश में बदल दीजिए। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन एक्स अपॉन के प्लस डी माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सूत्र निकल के आ गया इस तरह की पट्टिका के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं ये मैंने केवल एक एक्स पट्टी ली है, ठीक है। अब मैं कंडीशन देखिए, मैं कंडीशन बना रहा हूं। मैंने यहाँ क्या किया, आप इस को हटा दीजिए यहाँ से, पी और, चलिए पी और क्यू तो लिखे रहेंगे। ये मान लिया क्यू ही है, एक पट्टी बना ली, और मैंने इसको केवल लिख दिया, इसको K2 का लिख दिया। और अब इसको x1 कर दीजिए, इसको x2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला जो भाग बचा, ये बचा d माइनस x1 प्लस x2। ठीक है, ये चीज तो बची। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो, अब मैं कहूँ एक पट्टी और है K3 की, एक पट्टी और है K4 की, तो मैं यहाँ ऐसी n पट्टियां मान सकता हूँ बीच में। तो केवल मैं अभी फिलहाल 2 पट्टी के लिए बात कर रहा हूँ। तो देखिए, 2 पट्टी अगर मैं यहाँ लगाना चाहूँगा तो 2 पट्टियों के लिए सूत्र बता देता हूँ। देखिए, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन x1 अपॉन के। देखिए क्या है, जिस परावैद्युतांक की यहाँ, जिस पदार्थ के जो पदार्थ भरा हुआ है आपका परावैद्युतांक पदार्थ, उस पदार्थ की चौड़ाई है और उसी पर उसका परावैद्युतांक है। तो पहले वाले जो पहला वाला है उसकी चौड़ाई और उसका परावैद्युतांक प्लस दूसरे वाले की चौड़ाई, उसका परावैद्युतांक प्लस डी क्या है, देखिए टोटल चौड़ाई प्लेटों के बीच की, और उसमें से क्या घटाया गया है, आप इस चीज को फोकस कीजिए। तो उसमें से क्या घटाया गया है, एक्स को घटाया गया, यानी इसकी चौड़ाई घटाई गई। अब क्या घटाया जाए, तो फिर x1 और यानी सबकी चौड़ाई जोड़ के घटा दीजिए। ये 2 प्लेट के लिए हुआ। अगर मैं इसी को n प्लेट के लिए लिखूं, तो n प्लेट के लिए जो लिखा जाएगा, देखिए कोई अंतर नहीं आएगा, कितनी भी प्लेट हो सकती हैं। आप जो एप्सिलॉन 0 ए है उसको ऊपर रखा रहने दीजिए, x1 अपॉन k1 प्लस x2 अपॉन k2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपॉन kn, यानी जितनी भी प्लेट होंगी आप वहां तक इसको लिख सकते हैं, प्लस d माइनस आप जितनी प्लेटें आपने लगाई हैं उनकी सबकी चौड़ाइयों को प्लस कीजिए और घटा दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, n प्लेटों के संधारित्र, अगर n प्लेटों की पट्टियां बीच बीच में रखी गई हैं, उन सब के लिए आप इस तरीके से टोटल धारिता आप किसी संधारित्र की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसा आर्टिकल हुआ जो आप किसी भी कितनी भी पट्टियों के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरे ये तो आप देखिए, ये पैरेलल प्रोसेस है, वो सॉरी सीरीज प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं कि यदि क्या हो कि ये सीरीज क्रम में का आपको कैसे पता लगेगा कि पैरेलल क्रम में कैसे पता लग जाएगा आपको कि पैरेलल कब है, तो उसके लिए देखिए मैं बता देता हूँ क्या है कि आप उस टाइम क्या होगा, इस तरह की कहानी, आप ये 2 पट्टियां हो जाएंगी। ठीक है, ये अब इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एक नेगेटिव चार्ज होगा, पट्टी का क्षेत्रफल ही होगा, आप जानते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 2 भागों में मैंने बांट दिया। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n पट्टियों के लिए भी निकाल सकते हैं। मान लिया यहाँ क्या हो जाता है, इस तरीके से क्या हो जाता है, देखिए a/2 यहाँ हो गया, इस वाले भाग में आपने कोई एक परावैद्युतांक भर दिया, k1 मान लिया आपने, ठीक है, या k मान लीजिए, और यहाँ क्या भरी हुई है, ये वायु के लिए वायु। लेकिन ये वाली कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है कि जब इक्वल पार्टीशन हो 2, तब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी तो a/2 क्षेत्रफल होगा,
आप अगर ए वाई एन करके भी यहाँ चलेंगे तो ए वाई एन, तो आप ए में से ए वाई एन घटा दीजिए, वो बच जाएगा जो क्षेत्रफल नीचे बच अगर पट्टियाँ अलग अलग हैं तो। जैसे मान लिया मैं कहूँ कि टोटल क्षेत्रफल पट्टी का ए है इस प्लेट का, इसका 1/2 भाग यानी ए के 1/3 भाग मान लीजिए तो a/3 हो गया। तो यहाँ कितना बच गया? 2/3 बच जाएगा, यानी एक भाग क्या होगा a/3, तो ये हो जाएगा 2a/3 जो दूसरा भाग बचेगा वायु का। तो जो क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, वो वर्टिकल कंपोनेंट में था इस तरह से, ये इस तरह जो क्षैतिज वाला है उसमें काटा गया है। तो यहाँ अब इस भाग के लिए जब आप निकालेंगे तो a/2 लेंगे, इसके लिए ध्यान पे जब निकालेंगे तब भी a/2 लेंगे। दूरी दोनों के लिए ये जो प्लेटों की दूरी है ये क्या रहेगी? d ही रहेगी। तो C1 की मैं बात कर लूँ तो C1 यानी यहाँ से आप मान के चलिए C1, यहाँ से आप मान के चलिए C2। तो ε0 k ε0 a/2 अपॉन d, ठीक है। और दूसरे के लिए आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा? C2 बराबर एप्सिलॉन k है ये, तो ε0 a/2 अपॉन b। तो देखिए अब एक चीज यहाँ सोच के चलिए, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, अगर मैं यहाँ वायु ना रख के मैं किसी दूसरी चीज की भी बात कर लेता हूँ, यहाँ कोई दूसरा परावर्तन भरा है K2 वाला, ये K1 वाला, तो आप यहाँ K1 और यहाँ K2 भी कर सकते हैं। आपको लगे कि वायु ले रहे हैं बार बार, तो ये हो जाएगा K1 ε0 a/2d, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? K2 ε0 a/2d। तो अब यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ आप कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं कॉमन? आप उस चीज़ को देखिए, तो ये चीज़ आप निकाल सकते हैं यहाँ जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे। तो क्योंकि देखिए पैरेलल में क्यों है, आप इस चीज़ को देखिए, ये मैं यहाँ से इसको अलग करके देखिए, मैंने आप एक चीज़ मान के चलिए, मैंने यहाँ से अलग कर दिया, तो ये पहला सिरा हो गया प्लेट का, ये दूसरा हो गया, फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों को एक टर्मिनल पे और इन दोनों को एक टर्मिनल पे इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? पैरेलल प्रोसेस हुआ, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों का मान रख लीजिए, तो ये आ जाएगा K1 ε0 a/2d और ये आ जाएगा K2 ε0 a/2d, ठीक है। तो नॉर्मल जो सूत्र होता है हमारे पास क्या होता है, ε0 कॉमन, देखिए क्या है कॉमन, ε0 a/2d कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ आप 2d लिख सकते हैं और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा K1 + K2। लेकिन जो सूत्र है वो व्यापक फॉर्मूले में ये दो बाहर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ इक्वली पार्टीशन किया, इसलिए 2 आया बाहर, और नहीं आएगा तो जो भी पार्टीशन यहाँ के जो भी संख्या यहाँ होगी वो K1 के साथ आप लिखेंगे, K1 के साथ भी 2 है, K2 के साथ भी 2 है, तो वो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ये व्यापक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कब? अगर आपको ये पता है कि कितने एरिया में आपको कौन सा परावर्तन की पट्टी दी गई है, यानी मैं कहूँ 1/3 भाग में नहीं, ऐसे मैं कहता हूँ 1/4 भाग में कोई K1 लिया हुआ है, 1/4 भाग में कोई K2 लिया हुआ है और बाकी के 1/2 भाग में K3 लिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप कि ये जो A का 1/4 है उसमें यहाँ किसके साथ कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, K2 के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ 4, और जो यहाँ K3 आया उसमें कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या होगी, इस तरह से डिवाइडेशन होकर यहाँ आएगी। तो आप ये पैरेलल प्रोसेस है, इसमें अगर आपकी कोई इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पैरेलल में अगर जोड़ा गया है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और बाकी सीरीज का भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए जितना हो सकता है मैं उतना बेटर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारे लिए आपका लाइक और केवल सब्सक्राइब करना ही एक मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।